बदलिए बिहार, बदलेगा हिंदुस्तान। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा हूं जिस पे मैं हर एक उस शख्स को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आप आगे चल के करना चाहते हैं, या फिर अभी आपको मालूम ही नहीं कि आगे चल करके आप वही काम करेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि आने वाले 10 साल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको पता भी ना हो कि आप आगे चल करके जो करेंगे वो अभी एग्जिस्ट ही करती है या नहीं। बट अगर अनुभवी लोग जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, कम से कम वो गेस वर्क तो कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में क्या हो जाए। और अगर उनकी बातों को आप सुने और अनुभव को सुने तो आप कुछ ना कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर उठा पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म से जो भी जुड़े, चाहे उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि आगे चल करके वो क्या करेंगे, या फिर अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि आगे चल करके क्या करेंगे, उनको भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए काफी मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके सोच को बदलने में सहायक बनना चाहते हैं, आपको उन इंफॉर्मेशन को दे करके जो इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको अभी है पर आपको मालूम नहीं कि वह एग्जिस्ट भी करती है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने का एक और सबसे बड़ा रीजन है, आज से कुछ समय पहले मैं यहाँ पे कुछ समय से कुछ दिन या कुछ महीने मतलब नहीं कर रहा, मैं यहाँ से समय से मतलब साल में बात कर रहा हूँ। तो कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़े शख्स ने जिनका नाम स्टीव वोजनियाक है, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, और अगर गूगल करेंगे तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे दूं। स्टीव वोजनियाक एप्पल के को फाउंडर है, और 1980s के दौरान जितने भी प्रोडक्ट्स एप्पल बनाती थी उसमें उन्होंने ही काम किया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ब्रेन थे एप्पल के। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया लैक्स क्रिएटिविटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो हैं उनमें क्रिएटिविटी की कमी है। अब अगर ऐसा है तो हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में ये जुगाड़ कहां से आ जाता है? जिस यूएस को मार्स पे जाने पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, इंडिया ने अपने जुगाड़ से ही तो उसे कुछ 100 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। अब ऐसा कह सकते हैं, ये डिबेटेबल हो सकता है कि यूएस का प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, हो सकता है इंडिया का प्रोजेक्ट बहुत छोटा भी रहा हो, बट इतिहास इसे कैसे याद करेगा? क्या इंडिया पहला देश ऐसा नहीं था जिसे शायद फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ये कर दिया? तो इतिहास तो ऐसे ही याद, और बिना क्रिएटिविटी और बिना जुगाड़ के ये संभव भी नहीं था। तो हो सकता है स्टीव वोजनियाक कहीं और टारगेट करना चाह रहे होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक ऐसे फील्ड की बात करते हैं जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, उसमें कई सारे एक्टर्स हैं जो काफी अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग किए हुए हैं या मेडिकल में पढ़ाई किया उन्होंने। तो वैसे लोग अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अगर आप उनसे जुड़ पा रहे हैं तो क्रिएटिविटी है तभी तो जुड़ पा रहे हैं। आप यूट्यूब को ले लो ना, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसपे कितने अच्छे कंटेंट बन रहे हैं। आप द वायरल फीवर को ले लो, उसके जितने भी कंटेंट प्रोड्यूसर लोग हैं उनमें से कई लोग तो काफी रिप्यूटेड कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। तो क्रिएटिविटी तो है बट डिलेड है। आप और भी उदाहरण ले लो, हो सकता है स्टीव वोजनियाक एक स्कूल की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और सच में बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक 9 साल की बच्ची से आप क्या उम्मीद करते हैं? ध्यान रहे, यहां पे बच्ची शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना लड़की क्या करती है, तो मैं यहां बच्ची शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 9 साल की बच्ची से आप क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि मुझे कपड़े दिला दो, या फिर मुझे आइसक्रीम खिला दो, या पैर पटके गुड्डा गुड्डी ऐसा कुछ खिलौने दिला दो। पर मैं आपको बता रहा हूं, एक 9 साल की बच्ची वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में स्कॉलरशिप पे चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस कौन सी बला का नाम है? तो अगर मैंने एप्पल का बात किया, वो स्टीव वोजनियाक वाला, कि इंडियन लैक्स क्रिएटिविटी, तो मैं उसी पे बोल रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस एप्पल के द्वारा हर साल किया जाता है। इसमें 170 देश से भी अधिक देश से लोग आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, और इनमें आने के लिए मरते हैं। ऐसा क्यों कि इनमें आने के लिए मरते हैं? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड जो कि एप्पल है, उसके वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक उन लोगों के साथ रहते हैं सेशंस में। उस सेशंस में वो सिखाते हैं कि कोडिंग कैसे करते हैं, आपके कोडिंग के स्टाइल और मेरे कोडिंग के स्टाइल में क्या फर्क है। आप समझो सबसे बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड आपके साथ 7 से 10 दिन है, और ये बच्ची स्कॉलरशिप पे चली गई। मतलब इसके देश से यूएस जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सारा खर्चा एप्पल पे कर रही थी। तो आप सोचो, आप 9 साल की उम्र में खुद क्या कर रहे थे और एक 9 साल की बच्ची क्या कर रही है।
और मुझे आश्चर्यचकित तो हुआ ये सुन करके, बट उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित मैं इस बात से हूं कि वो बच्ची इंडियन ओरिजिन है। इसका मतलब कि उसके पेरेंट्स इंडिया से है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई लिखाई की। ये इस तरह से नहीं हो गया कि आप इंडियन स्कूल्स में थे तो आप ट्यूबलाइट की तरह भुक 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 कर रहे थे, और आप सडनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका जैसे कंट्री में चले गए तो ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भयानक चार्ज हो गया और आपका ट्यूबलाइट एलईडी बल्ब में कन्वर्ट होकर के पूरे जगह रोशनी दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने का ये भी एक कारण था कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी है। ऐसे बच्चे अगर अपने ही जैसे बच्चों के बीच में जाते हैं, आप मानो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में 170 देश से भी अधिक देश से डेवलपर्स आ रहे हैं, और वो डेवलपर्स मिलकर के एक छत के नीचे नई नई चीजों पे बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मे बी आप बहुत आश्चर्यजनक चीजें कर सकते हो। और हमारे यहाँ के लोगों में अगर ये अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। आप सोचो, माइक्रोसॉफ्ट कौन चला रहा है, गूगल कौन चला रहा है, ये कहने की बात तो अब नहीं रही, अब किसी से छुपा भी नहीं है। बट कब तक हम इन लोगों को सोचते रहेंगे कि बाहर के देश में जाकर के वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाहर ही जाकर के ही अच्छा करना पड़ेगा। तो इस प्लेटफॉर्म को हमने इसलिए तैयार किया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के जरिए आप अन्य लोगों से मिले। अगर सब कुछ अच्छा रहा और हम लोग सब कुछ अच्छे से करते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम उन लोगों से भी कहीं मिल पाए जो बाहर के देशों में भी रह करके पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा इस बात का, बट समझिए इस बात को। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में खुद को विश्व गुरु बनाना चाहता है। तो आप जरा इतिहास के पन्ने पलटो और देखो कौन था सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया के लिए। क्या बिहार नहीं था? तो क्या बिहार को बदलने की आवश्यकता नहीं? और अगर ये बदला तो क्या हिंदुस्तान नहीं बदल जाएगा? तो इन प्लेटफॉर्म को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था। खैर, बातें तो हमने बहुत कर ली है, अब वक्त आ चला है हमारे शो के सबसे पहले मेहमान का स्वागत करने का। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो भारत के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते होंगे और उस यूनिवर्सिटी से सबसे बेहतरीन डिग्री को हासिल करना चाहते होंगे ताकि आपका करियर एक बहुत ही अच्छे पाथ पर चल सके। ऐसे ही सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लिस्ट में एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है जिसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी है। कहते हैं इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 100% चला जाता है मैथ साइंस में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें दाखिला लेना कितना मुश्किल है। तो हमारे पास एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। उनका नाम रितेश कुमार है और अभी वो दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं, 2.5 साल से काम कर रहे हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हम लोग। तो रितेश, कैसा लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके जहां पे आप कई बच्चों से मिलेंगे और उनके सोच को बदलने में आप सहायक होंगे? सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार। और जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए कैसे हैं आप लोग कोरोना को छोड़ के, कि ये यूनिवर्सल चल रहा है। सबसे पहले मैं रोशन को धन्यवाद देता हूं और फर्स्ट गेस्ट होके कुछ अलग ही प्रिविलेज फील होता है, तो थैंक्स फॉर दैट। एम आई ऑडिबल? या मुझे ये कहना है आपसे कि मैं सबसे पहले इसमें बात आपसे ये करना चाहूँगा कि 10वीं से कैटेगराइज करते हैं। पहले मैं आपके 10वीं तक के पढ़ाई के लिए आपसे पहले बात करूँगा, फिर 11वीं या फिर उसके बाद कॉलेज का। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पल था 2005, जिस पल मुझे जहाँ तक याद है 2005 में आप पहली बार मुजफ्फरपुर में आए थे और सनशाइन जैसे स्कूल में आपने एडमिशन लिया था। तो एक तो स्कूल चेंज किया और साथ ही साथ में आपने सिटी को भी बदला था। तो आपको कैसा अनुभव था कि सिटी और स्कूल एक ही साथ में बदल जाए? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये मैं आपको 2001 में ले जाना चाहूँगा, मुजफ्फरपुर से पहले सिटी चेंज की बात हुई है। तो 2001 के पहले मैं अपना पहले पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ, नेटिव प्लेस मेरा छपरा हुआ। तो प्राइमरी मेरा एजुकेशन गांव से हुआ, छपरा में एक दिवारा करके है। उसके बाद हमारे भैया का बैंक में जॉब हुआ, तो उनके साथ फिर जैसे जैसे उनका पोस्टिंग हुआ वैसे वैसे मैंने सिटी चेंज किया। तो पहला मेरा सिटी ऐसे घर से दूर समस्तीपुर था, जहां मैंने क्लास 1 से 5th तक पढ़ाई की थी जी। तो बात हुई घर से दूर की बात। ये मतलब एक शुरुआत में तो काफी कष्ट होता है, सीरियसली। एक आपको उस टाइम आपको नहीं पता चलता है, लेकिन अब जब बड़े होते हैं
तो आपको वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह आप देखते हैं कि आप पेरेंट्स से दूर रहना। तो जब मैं समस्तीपुर रहता था तो तो पेरेंट्स से वहाँ दूर मैं, रहने की आप बात कर रहे हैं, तो उससे एक हाँ बड़ा जी, इंटरेस्टिंग चीज़ था। मुझे जहाँ तक याद है और मुझे आश्चर्यचकित होता है इस बात कि आज के दौर में जहाँ मोबाइल सबके हाथ में मिल जाता है और पढ़ाई के लिए सब मोबाइल पे रहते हैं, तो नहीं ऐसा होता कि आप 2 वीडियो देख रहे हो एजुकेशन का, सडनली क्यू आपका लग जाता है गाने का और आप लगातार गाने पे गाने देखे चले जा रहे हो, घंटे बीत के आपकी पढ़ाई छूट गई। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। तो ताज्जुब की बात मुझे ये लगती है ना कि जब 2005 में आप मुज़फ्फरपुर आए, तो मैंने ऐसा सुना कि आप बिना पेरेंट्स के रह रहे थे, आप अपनी दीदी या भैया के साथ रह रहे थे, जिसमें बिल्कुल, भैया बिल्कुल। लगातार जॉब में रहते थे। तो आप ये बताइए सेल्फ कंट्रोल कैसा, कि अगर पेरेंट्स नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि भाई 2 घंटे के लिए पेरेंट्स गए हैं तो भाई 2 घंटे में वो सब कर दो जो पेरेंट्स मना करते हैं, तो आप नहीं, कैसे नहीं, नहीं। कंट्रोल करते थे? देखिए, एक बात है कि उम्र का और इसका एक बायोलॉजिकल चेंज तो होता है जो इनएविटेबल होता है, आप उस पे कंट्रोल कर सकते, वो एक इनएविटेबल है। लेकिन एक गीता में लाइन भी है कि मन भटकेगा, ये भटकेगा, लेकिन इंद्रियों पे आपको कंट्रोल करना है, सब कुछ आप ही के पास है। तो उस टाइम मेरा सिनारियो ये था कि जो पर्पस के लिए मैं गांव से दूर आया हूँ उस पर्पस पे फोकस करना था। हाँ, इमोशनल आपका एक जर्नी था, रोना भी आया था, ये सब पार्ट था। तो वो एक जर्नी से ओवरकम करके फिर आप जब बैक करके आप देखेंगे ना, जितना आप स्ट्रगल करेंगे ना उतना ही आपको वो टफ बनाता है। उस टाइम आप कोई भी अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना तो नहीं चाहता, ताज्जुब मतलब की जो बात तो कंफर्ट ये है जोन में ना उसी कि में रहना मतलब चाहता है। उतने छोटे उम्र में आप मतलब सेल्फ कंट्रोल में, आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, मुझे जहाँ तक याद है आप पढ़ाई बिल्कुल। में भी बहुत अच्छे थे। तो पेरेंट्स से ना मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रहना और तब सेल्फ कंट्रोल करना उस छोटे से उम्र में कैसे? पेरेंट्स से दूर एक आपको, अब जब पेरेंट्स से दूर हैं तो आपको दो चीज होता है आपको गाइड करने वाला। एक आपके मेंटर होते हैं जिसको हम गुरु वो बोलते हैं, तो वो लाइफ में होना बहुत जरूरी है जब आप पेरेंट्स से दूर हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास वो अपने एक्सपीरियंस है, उनका लिमिटेड अपना एरिया है। तो हर के लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे लाइफ में मेरे बड़े भैया थे, तो उनके डिसिप्लिन के अंडर रहना, उनके, तो इसलिए मैं जो लाइफ देख रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चाणक्य ने कहा था कि आप अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे गलतियां करके फिर सीखो, आप दूसरे की गलतियों से भी सीखें। ये एक मेरे को काफी इम्पैक्टफुल लाइन लगता है। तो आप अपने लाइफ में एक मेंटर जरूर रखिए जो बाहरी दुनिया को पता है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब तक उस फील्ड को सर्च करेंगे शायद आप लेट हो गया होगा। तो ऐसा जो लाइव देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 6 से ही जब मिले थे हम आपसे, तो नॉट एज अ फ्रेंड, लेकिन आप में मेरे को वो कुछ फ्यूचरिस्टिक दिखा था कि हाँ कुछ हटके था। तो मैं जो बच्चे देख रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ कि आप वो सही एक मार्गदर्शक में है अगर फॉलो करें तो। और एक मैं हाँ एक कुछ मैं एक मोबाइल की बात का आंसर करना भूल गया। मोबाइल जो है ना ये एक दो धारी तलवार है, पावरफुल भी है और उसके अलग कॉन्स भी हैं। आप जैसे आप कोई यूट्यूब देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आप एक जो दिमाग में आप सर्च किया एक स्टेप आगे गए, गूगल आपको, मोबाइल आपको 4 स्टेप और आगे दिखाएगा कि ये भी है। वो डिसाइड आपको करना है कि आपको किधर आगे जाना है, कितना आगे जाना है, कहाँ रुक जाना है। ये एक बाउंड्री लाइन बच्चों को समझना होगा। तो यहाँ से हम आई थिंक मैनेज कर सकते हैं। मेरा एक मानना है, जैसे अभी 10th के लिए ही बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मेरा मानना है कि जितने बच्चे हैं जो 96% के आसपास पहुंचते हैं या उससे अधिक के आसपास जाते हैं, मेरा मानना है, अपना पर्सनल हो सकता है, तो अगर वो बच्चे 96% से ऊपर लाते हैं, तो मेरा मानना है कि अक्टूबर के एंड में आते आते वो 90% के आसपास का सिलेबस कवर अप कर देते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे परसेंटेज कवर सबके अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं कि पहले मैं ये पढ़ूंगा बाद में ये पढ़ूंगा। तो दो तीन चीजें लेकिन कॉमन होती है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, कोई भी चीज हो। आप यहाँ तक भी आए, आगे भी फर्दर स्टडी करें, तो सबसे पहले ये है कि आप रेगुलर टच में रहें, प्रैक्टिस में रहें।
ऐसा नहीं कि आप 3 महीना पहले सारा सिलेबस करके बैठ गए और फिर आप 3 महीने बाद एग्जाम देंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब बात रही रिजल्ट की, तो जब आप इन प्रोसेस में तैयारी करने के 10th में जो 10th के बोर्ड दिए हैं या देने वाले हैं या 12th में जो देंगे, तो ऐसे मन में सोच के नहीं चलना है कि मेरे इतने ही आएंगे। एक्सपेक्टेशन हाई सेट नहीं करना है। जैसे हमारे बैच के 10 पॉइंटर्स हम लोग ऐसे 5 लोग थे, उसमें रोशन भी थे। तो रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि हाँ मेरे 10 पॉइंट्स आएंगे सारे में। वो जब रिजल्ट आया तो वो एक एक्स्ट्रा बोनांजा था, खुशी। हाँ, अगर ये पहले से होता कि मेरे तो आएंगे ही आएंगे और फिर वो 10 आता तो शायद वो खुशी उतना नहीं होता, और अगर नहीं आता तो उस 9.8 भी आ जाते तो उससे ज्यादा मैं दुख हो जाता। इसलिए बच्चों को थोड़ा बैलेंस रहना है आपको। अब मेरा एक बस सवाल है, और मैं खास तौर पे बच्चों के लिए ही पूछना चाहूँगा कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होता है, और मुझे याद है कि आपका मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा कमज़ोर था आपका। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा नहीं, बहुत बहुत। अच्छे मार्क्स लाते थे, ठीक है, आपको मैथ्स थोड़ा सा बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक होता था। तो आप बोर्ड की तैयारी में कैसे मैनेज किए मैथ्स सब्जेक्ट को? मेरा 6 से जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है कि मेरा डिसाइडिंग सब्जेक्ट ना मैथ्स हुआ करता था, कि सारे सब्जेक्ट 90 प्लस। और उस टाइम ऐसे कम्पिटिटिवनेस भी था, तो ऐसा हुआ कि मैंने जिस टर्म में मैथ्स पे ज़्यादा मेहनत किया, क्योंकि वो वीकेस्ट था, तो प्रैक्टिकली कि आप उस पर ज़्यादा मेहनत करें। तो मैं जिस पे मैथ्स पे मेहनत करता था उस टाइम रिजल्ट सही हो जाते थे, मैं टॉप 3 टॉप 5 में आ जाता था, टॉप पे आता था। फिर क्या होता था कि उस रिजल्ट के बाद मैं फिर ऐसे शांत हो जाता था। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होता था कि मेरे मैथ्स में कम हो जाते थे। तो ये एक है ना, वेव ग्राफ हो जाते थे। और तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मैथ से डर लग रहा है तो उसका एक ही उपाय है कि आप और प्रैक्टिस करें। मैं ऐसा कुछ अपना सक्सेस स्टोरी और यहाँ से आपको नहीं कुछ बताने आया हूँ। बहुत कुछ फेल्योर से भी आदमी सीखता है, और जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे मैं बता रहा हूँ कि मैं मैथ से काफी भागता था। 10 तक कंपलसरी था तो लेना ही था। तो फिर 8 9 तक आते आते ये मुझे समझ में आ गया था कि भागने से कुछ नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा। तो मैंने मैथ्स का स्पेशली जो मॉक टेस्ट वगैरह देते थे ना, हार्ड कॉपी, वो मुझे याद नहीं है नाम, तो उस पे मैंने और सब्जेक्ट से ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान दिया। फिर तो ऐसा हुआ कि हाँ मैथ्स अब मेरा सही हो गया। लेकिन इसके वो है ना कि आप कंट्रोल की बात फिर कर मैं इसमें कनेक्ट करूँगा। फिर ये हुआ कि 10th हो गया, अब वापस कंफर्ट जोन में भागना है, माइंड है। तो क्या हुआ कि मैं 11th में मैंने ले लिया फिजिकल एजुकेशन, ऐसे स्कोरिंग, एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि हाँ। 6th में लिया था मैंने मैथ, क्योंकि कॉमर्स के मेरे गुरुजी मुजफ्फरपुर में बहुत लोग जानते होंगे, आप उनको चैटर्जी सर के नाम से फेमस है, जवाहरलाल रोड में पढ़ाते हैं वो। तो उन्होंने बोला था कि मैथ जरूरी होता है, मैथ लो। पर मैंने ऐसे ना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, तो मैंने 6th ले लिया कि देखेंगे। तो 11th तक मैंने ऐसे लाइटली लिया मैथ को। 12th फिर मैंने बोर्ड दिया, उसमें फिजिकल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान और मैथ पे कम। अब ये क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मेरे 12th में जिस फिजिकल एजुकेशन का मैंने स्कोरिंग एज ए सब्जेक्ट लिया था उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स थे। फिर भी तो आपने 95% से ऊपर ही मार्क्स स्कोर किया था 12th में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं वही मैं बता रहा हूँ कि ये विडंबना थी, उससे भी ज्यादा आ हाँ, सकते थे। और तो डर देखिए, एक बात मैं डर कहना डर चाहूँगा, जो लोग भी मैं ये 10th बता तक रहा के हूँ कि हैं। कोई अच्छा, सब्जेक्ट से डरना नहीं है, क्योंकि हाँ, वो हाँ, वो तो आज आप पीछे कर सकते हो, कल फिर वो आपके आगे आएगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने 12th में लाइटली मैथ्स को लिया था, मेरे मैथ्स में
स्कोर अच्छे नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं जब ग्रेजुएशन में आया, कॉमर्स ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स मेरे 2 पेपर थे। फिर उस दिन मुझे समझ आया कि जो आपको कमजोरी आज लग रहा है ना, उसको आज ही स्ट्रॉन्ग करके खत्म कर दो। और वहां मैं फिर गिर गया, लेकिन उस टाइम मैंने मेहनत किया और अच्छे मार्क्स लाए। तो एक बच्चे ने प्रश्न उठाया कि 10th में क्या पूरे सब्जेक्ट पढ़ाना जरूरी है? अगर एग्जाम को इग्नोर कर दें तो वो सब्जेक्ट ही पढ़े जिसमें इंटरेस्ट हो। देखिए, सवाल आपका सही है, सवाल आपका सही है, लेकिन हम जिस एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, हम एक सिस्टम के थ्रू बोर्ड दे रहे हैं, तो उस सिस्टम के आधार से हमें चलना है, जो सिस्टम डिमांड कर रहा है। हाँ, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट जो है, अब कोई नहीं रोक रहा है। आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए। अब तो आपके पास पावरफुल साधन आ गया है, तो मैं उन लोग को ऐसे मिनी मिलिटिया और ये जो फ्री फायर गेम है, उनसे टाइम अगर बचे तो आप बिल्कुल आप अपने इंटरेस्ट का पढ़ सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन तो आप जस्ट इन क्लिक है, आप आपके पास। ये हमारा हमारा प्राइमरी से लेके अभी तक ये हुआ है कि नो मोबाइल से हम स्मार्ट मोबाइल तक करनी है, लेकिन आप लोग का एक एडवांटेज है कि आपका स्टार्ट ही हुआ है 2.0 से विथ पावरफुल स्मार्टफोन, तो लेवल आपको सेट करना है। ठीक है, तो मैं एक सवाल यहाँ पे पूछा। पहले तो मैं जो भी देख रहे हैं उसमें जो भी 10th तक के लोग हैं, तो वो अपने प्रश्न को डालते चलिए, क्योंकि अब आपकी बारी है। 10th के प्रश्न को हम लोग लेंगे, तो आप लोग लगातार प्रश्न डालते रहिए। जिनका भी 10th तक में जो कुछ भी आपको पूछना है, आप कंटिन्यूटी में क्वेश्चन डालते रहिए। हम लोग आपके क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक, तब तक मैं आगे आई बात गेस बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा वैसे वैसे मैं आपके आंसर्स देते चलूंगा। बहुत लोग सनशाइन के भी होंगे हाँ, इसमें। एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर एसएसटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? एसएसटी के नाम से कौन से स्कूल से हैं आप? हाँ, आई गेस संजीवियर से होंगे। अच्छा, देखिए एसएसटी का देखिए बात ये रहा, उसमें अभी भी आई गेस 3 पार्ट है। मैं ऐसे अपडेटेड नहीं हूँ। हिस्ट्री हिस्ट्री, एक बार, इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ, हाँ हाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा। हम लोग के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ करता था, वो अभी नहीं हाँ होगा। हाँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एज ए 10th बोर्ड आप मत देखिए। हिस्ट्री अभी आप लोग इतना बोरिंग लग रहा होगा, ये डेट वो डेट, लेकिन एज ए स्टोरी पढ़िए, एज अपना बैकग्राउंड लेके पढ़िए। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो एक बार आप इंटरेस्ट से पढ़ें। जैसे अभी मैं 10th के बाद अभी वापस मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, वापस एनसीईआरटी के बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक्स लगे होंगे मेरे। तो मैं ये सोच रहा था उस टाइम, ये हॉरिजन तो मैं समझ ही में नहीं आया था, क्योंकि जस्ट एज अ मार्क्स लाने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, इस मोटिव से पढ़ते थे, तो आपको बोरिंग लगेगा वो सब्जेक्ट। लेकिन जब आप हिस्ट्री को मान को लेके चलते हैं, आप एक सच्ची घटना है और काफी इंटरेस्टिंग हमारा हिस्ट्री रहा है, तो उस इंटरेस्ट से आप पढ़ें। सिविक्स में आप हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के, तो ये कैसे फंक्शन करता है आपको डीप। अभी भी यूपीएससी में क्यों अभी भी बोला जाता है कि 6 to 10th के आप एनसीईआरटी पढ़ें? कुछ तो उसमें होगा कि एक आईएएस को भी रिकमेंड किया जा रहा है कि आप एसएसटी पढ़ें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरेस्ट से पढ़िए और मॉक टेस्ट दिया कीजिए, जो सैंपल पेपर्स आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। एक बच्चे ने पूछा है कि किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट ही ना हो तो वो इंटरेस्ट कैसे लाए? जैसे 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 का तो उसने नाम नहीं बोला। जो भी ये पूछे हैं कि किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे लाएं, क्या बता सकते हैं किस सब्जेक्ट में? एक ने पूछा हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट ला सके। कोई पूछ, हाँ, हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कैसे आपको करे, ऐसा भी पूछ रहा है। मैं
बहुत लोगों ने ऐसे बाजीराव मूवी अच्छी लगी होगी, बाहुबली अच्छी लगी होगी, या फिर हिस्टोरिकल मूवी काफी अच्छी लगी होगी। वो भी एक हिस्ट्री है, लेकिन वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन पढ़ने में क्या है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आप चीजों को, आप जो इवेंट्स पढ़ रहे हैं, एक बार आप विजुअलाइज करके पढ़ें। विजुअलाइज करने से दो चीजें होंगी, एक तो आपको इंटरेस्ट जगेगा, और दूसरा कि आपको ना वो इवेंट्स एज अ फिल्म आपके दिमाग में रहेगा कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो एक ना आपके मन में स्क्रिप्ट बन जाएगा। फिर देखिए आप, कल कल को आप संजय लीला भंसाली शायद आप ही बन सकते हैं कि मैं हिस्ट्री पे मूवी बनाऊंगा। तो ये कुछ वेज हैं इंटरेस्ट क्रिएट करने के। बहुत सारे ग्राफिक्स के साथ लोग वीडियोस डालते हैं, उसको देखें, काफी इंटरेस्टिंग होता है। और कोई पूछ रहे हैं बायोलॉजी में कैसे, बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें? बायोलॉजी में देखिए, टेक्निकली मैं आपको ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसे कोई मंत्र नहीं है सबसे पहली बात, या फिर कोई ऐसे आजकल बाबा का चल रहा है कि हाँ ये यहाँ कृपा रुकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइफ का दो तीन चीज ही बेसिक है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप, अगर आप उसको फर्दर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, एक अपना ब्लूप्रिंट ओवरऑल बना लिए कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में आगे करना है, तो आप उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब जैसे किसी को मेडिकल में जाना है, तो आप डेफिनेटली आप बायोलॉजी को इस हिसाब से लेंगे। किसी को आर्ट्स लेना है, तो आप हिस्ट्री को इस हिसाब से लेंगे। सबको सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है, सिंपल सी बात है। सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन हाँ, मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि एक बैलेंस रखिए। जरूरी नहीं कि आप रजनीकांत बने, नहीं बन सकते। तो हाँ, तो एक बैलेंस, हर चीज का स्टडी कीजिए और बिल्कुल रिजल्ट आएगा। तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपके 10वीं में सब कुछ अच्छा हुआ, तो आपने देखा होगा कि बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे, वो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायोलॉजी ले रहे थे। आप उस समय में अचानक से कॉमर्स ले बैठे। तो ऐसा क्या हुआ जो आपने कॉमर्स चुना? आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरफ नहीं गए, जबकि सब कोई, लगभग जितने भी बच्चे जो 90% के हाँ। अबव में जाते हैं, मैक्सिमम का पहला रुझान उसी तरफ चला जाता है। तो आप ऐसा क्यों किया? ये एक दुर्भाग्य है कि हम ऐसे बच्चों का कैटेगरी बना दिया है हमने कि हाँ ये 90% प्लस आया है, ये इसको साइंस दे दो। 70 से 80 आया है, 90 आया है, इसको कॉमर्स दे दो, और जो वो है आर्ट्स दे दो। ये एक काफी फेक कैटेगराइजेशन है, खासकर हमारे यहाँ है। तो जहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि मेरे मेंटर मेरे बड़े भैया थे, तो बात हुआ साइंस का। साइंस एक्चुअली उस टाइम इंजीनियरिंग का काफी क्रेज चल रहा था, अभी भी आई गेस है। तो उस टाइम उधर क्लियर कट था कि इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना है। फिर एक्चुअली मुझे आर्ट्स लेना था ताकि मैं आगे सिविल्स वगैरह का मैं कर सकूँ तैयारी। ये एक ब्लूप्रिंट था। लेकिन वहाँ पे मुजफ्फरपुर में आज भी मेरे ख्याल से आर्ट्स के कॉलेज नहीं है प्राइवेट में, जो जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो 10th के बोर्ड के बाद जो टाइम मिलता है, तो उसमें मैंने ऐसे, चैटर्जी सर जो हैं, उनका ट्रायल बैच चल रहा था। तो मैंने सोचा कि नया सब्जेक्ट है, एक बार देखा जाए क्या होता है कॉमर्स में। तो मैं गया वहाँ पे। फिर वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ कॉमर्स है। काफ़ी बच्चे उस टाइम ट्रेन ले लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे उनके यहाँ पर, मतलब द वे ही यूज टू टीचर। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कॉमर्स। इस तरीके से मैंने आई एंड अप विद टेकिंग कॉमर्स। फिर वहाँ जाके आगे के स्कोप्स वगैरह क्या होते हैं, उनमें उनका भी काफ़ी हाथ है, जो कि एक मेंटर का होता है, जो यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंस होता है। एक बच्चे का प्रश्न है कि मतलब उसके साथ ऐसा होता है कि जब वो एक सब्जेक्ट में ध्यान देने लगे तो उसका दूसरा सब्जेक्ट खराब हो जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेरे साथ हुआ था,
कि आपका जो वीकेस्ट है उस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को ना प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बच्चों को सुनता था कि आज 4 घंटा मैथ्स बनाया, आज 8 घंटा साइंस पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको एक होता है ना शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो एक बार आप खुद को एनालाइज कीजिए और कौन से सब्जेक्ट आपके वीकेस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उस हिसाब से आप कीजिए, देखिए कैसे बैलेंस होता है। लॉ ऑफ एवरेज। मेरा भी यही मानना है, जो सबसे स्ट्रांग बच्चे होते हैं ना, वो अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप वीकेस्ट सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई स्ट्रांग सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में हो, और वीक तो सब्जेक्ट आप ऐसा होता है ना आप जो उसको हिला दो देता बार है पढ़ पूरे के ऐसे, कॉन्फिडेंस को। हाँ 2 बार पढ़ के आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप बाहुबली नहीं बनना है। ठीक। तो कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि हमें मॉर्निंग पर्सन होना चाहिए या फिर नाइट पर्सन होना चाहिए, लाइक 2 बजे 3 बजे रात तक जग करके पढ़ना चाहिए, या सुबह के 4 या 5 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए, कौन सा बेटर आवर्स होगा चुनने के लिए? और देखिए अगर मेरे मॉर्निंग लिए पर्सन बनना है तो कैसे बने? मैं तो मैं अपनी बताता हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन था कि सुबह ऐसे रात को जल्दी सो जाना। 10 क्या उस टाइम का मैं बता रहा हूँ जब ऐसे मोबाइल का कम था चलन। तो मैं 10-11 बजे सो जाता था और सुबह वैसे 5 बजे उठ के पढ़ता था, क्योंकि सुबह में एक फ्रेश इन्वायरमेंट होता है और कामनेस ज़्यादा होता है। और आप इस शास्त्रों में भी देखें तो ऐसे ही बताया गया है कि आप रात में तो निशाचर जगते हैं ना, लेकिन अब वो सारा साइकिल, तो आपको जो कंफर्टेबल टाइम हो। बहुत लोग होता है कि मॉर्निंग में काफ़ी शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, जैसे मेट्रो सिटी में या फिर यहाँ। तो आप नाइट में, आप जब कंसंट्रेट ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप नाइट में पढ़िए, लेकिन मेरे सजेशन में आप मॉर्निंग पर्सन बनिए। एक बच्चे का सवाल है, फेवरेट सब्जेक्ट पे ही क्यों ध्यान देते हैं लोग? सब सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं क्यों है? और एक बच्चे फेवरेट, ने ये भी पूछा है कि रात भर जगना इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब सही है? बिल्कुल नहीं। रात भर जगना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हाँ रात इस भर जग के ना फिर आप अगले दिन का खात्मा कर देते हैं। हाँ वो बात तो सही है। आप अगर रात भर जग गए तो आपको लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा काम हो गया, हाँ, बट आप जब नेक्स्ट डे जगोगे तो थकान तो होगी ना भाई, बॉडी है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, मशीन थोड़े ना कि चाबी दिए जा रहे हैं। तो चलिए ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपने सभी यूनिवर्सिटीज को छोड़ के, मतलब आपको अगर 95% प्लस आ रहा था तो आपके पास चांसेस थे कि बहुत जगह आप जा सकते थे, तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना? क्या बेनिफिट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के? मैं बता रहा हूँ, जैसे 12th का एग्ज़ाम देने के बाद, बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद, ऐसे 10th की तरह ही था कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ मेरे 95 प्लस आ रहे हैं। काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में बस है कि आपने सही से पढ़ाई किया, एग्ज़ाम सही से पेपर लिखा, दैट्स ऑल। अब रिजल्ट कैसा आएगा आप नहीं बता सकते। जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था कि जिसको मैं, या आउट ऑफ ये सब्जेक्ट है, जिसको मैंने फिजिकल एजुकेशन में बताया था उसके 97 ऐसे मार्क्स आए थे और मेरे 80s में थे, तो वो मेरे हाथ में नहीं था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मैंने कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे BHU का मैंने कॉमर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें ऑल इंडिया मेरा 21 रैंक था। क्योंकि वो गैप टाइम होता है, आप उसमें जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज आ रहा है उस पर आप ग्रैब कीजिए, फिर उसके बाद आप चूज़र बनते हैं कि हाँ अब मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ, उसमें आप बेस्ट चूज करें। तो जब मैंने कॉमर्स लिया था उस टाइम मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो हमारे गुरुजी थे चैटर्जी सर, उन्होंने बताया कि कॉमर्स मीन्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये एम होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। आप कॉमर्स ले रहे हैं तो वहाँ से पढ़ाई करो ग्रेजुएशन का। तो ये ऐसे ही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को बहुत स्कोप्स नहीं पता होंगे, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्योंकि इसलिए जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है, जो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहिए,
वो आपको सही गाइड करेंगे। मेरे भी यहाँ काफ़ी अलग अलग फील्ड के हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा मौका मिला तो मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो बात हो रही थी डीयू की। उसके बाद डीयू का कट ऑफ आया, तो मेरा हंसराज कॉलेज में हुआ था कट ऑफ में, तो मैंने वहाँ से एडमिशन लेके, और इंटरेस्टिंगली 15 दिन क्लास मैं हंसराज में भी कर चुका हूँ। तो उसके नेक्स्ट बाद 15-20 दिन बाद श्री राम में मेरा हुआ था। तो कोई अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वैसे यूनिवर्सिटीज नहीं है कि हम वहाँ से पढ़ाई कर सके। कोई भी बेटर रिजल्ट के बाद एक बेस्ट एम करता है, तो अगर बिहार में वो बेस्ट चीज़ होता तो ऑफकोर्स मैं सबसे पहला मैं वहीं से परस्यू करने का सोचता। मैंने ऐसे वाणिज्य करके पटना में है, वाणिज्य कॉमर्स के लिए, उसका भी मैंने एंट्रेंस दिया था। तो अगर एस आर सी सी या डी यू में नहीं होता तो मैं पटना से कर रहा होता। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ डी यू में आया। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि 11वीं 12वीं में जब आदमी पढ़ रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रहता है सोच। तो जब आप डीयू के कैंपस में पहली दफ़ा एंटर किए तो सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या नोटिस हुआ उसमें? ठीक है, लोग एक मेरा ऐसा फेज रहा है कि मैं गांव से आया शहरों में, फिर शहर से आया मेट्रो सिटी। तो कोई घर से बाहर, ऐसे बोलते हैं ना कि बाहर घूमो, ज्ञान खुले, ज्ञान होगा, वो आके पता चला कि लोग क्यों बोलते हैं। क्योंकि वही पढ़ाई तो हम घर पे भी बैठ के वो बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, और वो हम दिल्ली आके पढ़ सकते हैं और लंदन जाके भी पढ़ सकते हैं, हार्वर्ड से भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस होता है वहाँ के एक्सपोजर का और इन्वायरमेंट का। क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया से आप 1 to 1 होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है। अभी हम कुकून में रहते हैं कि ये मेरा दुनिया है, मैं यहाँ का टॉपर हूँ, मैं यहाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जब आप बाहर आएंगे ना तो ये थोड़ा मिथ बस्ट होता है। तो जैसे स्कूल में मेरे अच्छे परफॉर्मेंस होते थे, मैं टॉप था, फिर यहाँ जब मैं श्री राम में आया तो सर मैंने आप देखा अपना कि वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बच्चे लोग कह रहे हैं आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है। हाँ, तो जब मैं डीयू आया तो यहाँ पे कॉलेज में सारे बच्चे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए थे, स्टेट से, वो सारे अपने यहाँ के टॉपर थे। तो यहाँ पे लेवल फिलिंग था, अब कोई गैप नहीं था। एक्स्ट्रा क्या है वो मैटर करता था कि आप एकेडमिकली जो साउंड हो, ये सबको पता है। आप कट ऑफ मीट करके आए तो आप ऑफ कोर्स आप 90 प्लस वाले ही होंगे, 95 प्लस वाले ही होंगे। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे यहाँ पे वो सीखने वाली बात है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्सपोजर, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ये सब का क्या महत्व कम्युनिकेशन होता स्किल। है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब का क्या महत्व होता है, ये आके पता चला। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस पर काम किया, उस चीज़ों पे कम्युनिकेशन ओवरकम स्किल्स किया। की बात करें अगर, तो आप क्या कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है किसी की ज़िंदगी में? कम्युनिकेशन तो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है, आप किसी से मिलते हैं तो इट्स अ वेरी वाइटल। तो जब मैं डीयू यहाँ आया था तो ऐसे मैं कुछ, वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ सक्सेस स्टोरी मैं आपको नहीं ऐसे इंस्पायरिंग बताऊंगा, मैं अपने कमियों से बताऊंगा कि आप कैसे एडवांस में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारे यहाँ के बच्चों में काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, या फिर इंग्लिश काफ़ी वीक होता है हमारे यहाँ के ऐसे बच्चों में, और होते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पे आपको, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ये बस कॉन्फिडेंस की कमी थी यहाँ पे। तो बहुत कुछ होते हुए भी, जानते हुए भी बहुत कुछ क्वेश्चन मैं रेज नहीं कर पाता था इनिशियल ईयर्स में, कुछ पहले 2 सेमेस्टर में। फिर उसके बाद उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो है ना कि अब पूरे भीड़ में आप हम से भी बोलेंगे, जहाँ काफ़ी स्टिग्मास बोला जाता है कि ओ मैं और हम, तो वो कोई आपको नहीं टोकने वाला है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम कीजिए। जितना
हो सके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन मैं कहूँगा कि इंग्लिश पे अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश हमारे ऐसे चलन में है, तो आपको मास्टर कर लेना है इंग्लिश से, ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। तो सवाल पूछूंगा मैं ये कि अभी कम्युनिकेशन के लिए और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बोल रहे थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बच्चे ने पूछा मुझसे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 11th जो क्लास है खराब जाता है, तो अगर 11th आ- खराब चल जाता है तो उसको मैनेज 12th से करें। आवाज ब्रेक हो रहा है, आप दोबारा क्वेश्चन करें। मैं पूछ रहा हूँ कि एक बच्चे ने पूछा है कि आप किसी बहुत बच्चों का 11th क्लास हो जाता है, तो अगर बहुत बच, खराब हो बहुत, जाता है तो बहुत बच्चों का 11th 12th। 11th क्लास बहुत बच्चों का खराब हो जाता है तो वो मुझे देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा था कि कुछ एक बच्चे ने पूछा है कि बहुत बच्चों का 11th क्लास खराब हो जाता है, तो अगर हम्म, 11th क्लास खराब हो जाता है तो उसका कवर अप कैसे 12th क्लास में करें? हेलो। मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। सवाल सुन पाया? मैंने ये पूछा है कि एक बच्चे ने ये कहा कि 11th क्लास बहुत बच्चों का खराब हो जाता है, तो उसका कवर अप वो 12th में कैसे करें? सिंपल है, सिंपल है। आपने कुछ रीजन के कारण खराब हुआ होगा, ऐसे कुछ अर्थक्वेक जैसा नहीं है कि आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। कि कुछ कारणों, कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण आपका खराब चला जाता है। कुछ आपके हाथ में होता है, कुछ नहीं होता है। तो 12th में आपको वो एक्स्ट्रा आवर्स निकालने हैं, 12th के स्टडीज के अलावा आपको एक्स्ट्रा आवर्स निकालने हैं कि इसमें कैसे कवर अप किया जाए उसको। जैसे होता है ना कि जैसे जैसे आप युद्ध के करीब पहुंचते हैं तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाना होता है, तो उसी हिसाब से take it as a your target and do some extra effort. ठीक। एक बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा है कि सर पैशन कैसे चूज करें? पैशन कैसे चूज करें? पैशन चूज करने के पहले आपको इंफॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या क्या अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये सब काफ़ी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो आपके इंटरेस्ट क्या है, सिंपल वही क्लिशे आंसर आपको मिलेगा कि आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं। 10th तक तो ठीक है, उसके बाद आपको जब चूज करना होता है तो वो एक फैक्टर आना चाहिए चूज करने में। ऐसा नहीं कि घर वालों ने बोल दिया कि भाई ने इंजीनियरिंग करा था तो अब तुम भी करो, तो वहां पे आप 3 इडियट के राजू की तरह फंस जाएंगे। वो फोटोग्राफी चूज करना था उसे। एक बच्चे ने ये पूछा है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी करना है बाहर ही जाकर के आपको करना होगा? देखिए, ये एक कुछ फेज हमारा ऐसा रहा है बिहार में जिसके कारण ये ऐसा स्टिग्मा हो गया कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप कीजिए, बाहर में जहाँ अवेलेबल है बेस्ट आप वहाँ से कीजिए, फिर आप फिर वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ आके। तो आप सबसे पहले आपको तो एक्सेल करना है,
चीज़ों में, जहाँ से रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जहाँ से आप गैदर कर सकते हैं वहाँ से कीजिए। और जो सच्चाई है वो है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों, स्कूल्स के ले लिए, कॉलेज के ले लिए, आप एकेडमिक के अलावा कमियां हैं यहाँ पे, तो आप, लेकिन हाँ, एक बच्चे ने ये पूछा है कि अगर आपकी इच्छा कोई और चीज़ को करने में, आपकी इंटरेस्ट कहीं और है, बट आपके मम्मी पापा, माँ बाप जो हैं आपके, वो आपको ये कह रहे हैं कि नहीं तुम मेडिकल करो या फिर इंजीनियरिंग करो, उसी में तुम्हारा स्कोप है, तो क्या अपने माँ बाप के अगेंस्ट में जाना बेटर होगा? बिल्कुल, आप फॉर द टाइम बिंग आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं पहले आप उसकी स्टडी करें, उसके स्कोप का क्या है, फिर आप अपने माता पिता के स्कोप के अगेंस्ट में बताएं कि अगर मैं अपना ये परस्यू करता हूँ तो ये कर सकता हूँ, अभी ये हालात हैं, जो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो मैं कैसे परस्यू करूँगा। तो आप, आपके पास अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप नेक्स्ट जेन है, तो उनके पास जो नॉलेज है वो अपना, वो गलत नहीं है, उन्होंने जो सेट ऑफ नॉलेज गैदर किया उस हिसाब से ही वो आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन कैसे अपग्रेड उनको करना है, चेंज कैसे करना है, वो अब आपके हाथ में है। तो मेरा आप, भी यही कहना है कि जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसमें हम लोग लैग कर जाते हैं, मतलब अपनी मम्मी बिल्कुल, पापा या जो भी हैं, उनसे वो सारी बातें नहीं बता पाते, या फिर नहीं होता कि वो अपने कमरे में रह करके अपना हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हम अपने कमरे में रह के अपना हाइपोथेसिस बना नहीं, रहे हैं, और बीच में गैप क्रिएट ऐसा किए जा रहे हैं कि एक दूसरे से बात ही नहीं हो पा रहा। तो आप जब तक अपनी नहीं, बात को उनके सामने नहीं रखेंगे, तब तक तो संभव नहीं है कि वो आपके बात से सहमति वो करें। बिल्कुल, वो आइस ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक। अ, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर कैसे कम करें? देखिए, वो एक नेचुरल सा एड्रेनालिन रश होता है, सबको होता है, इवन आज भी मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ तो होता है, लेकिन हाँ, उससे पहले आप जो प्रिपरेशन करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितने प्रेशर में, तो ये आपको देखना है कि कितना प्रेशर में आना है या नहीं आना है, लेकिन हाँ आएंगे आप। और एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर अच्छा होता है, क्योंकि उस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर में आपका ये स्पीड बढ़ जाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये कभी ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक जहाँ तक आप झेल हाँ, सकते हैं लिमिट वो तक। एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। अब वो डर थोड़ा रहता है तो चांसेस भी बढ़ते हैं कि बिल्कुल, हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं उस डर से। मुझे दो बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल लगे हैं। एक तो ये पूछ रहा है कि सर अगर मुझे सब कुछ बनने की इच्छा है तो मैं क्या करूँ, और एक पूछ रहा कि अगर मुझे कुछ बनने का पता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। नहीं, अभी अभी आप खुद पे टाइम दें, अभी ये धीरे धीरे आपके अंदर ये क्वेश्चन आ गया, ये पहला स्टेप है। जब हम आपके उम्र में थे तो ऐसा कुछ सवाल ही नहीं था, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है पता ही नहीं था। तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके मेंटर ऐसे हैं कि आप वैसे रूबरू करवा रहे हैं और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपको क्लैरिटी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। मुझे एक सवाल पूछना है। जनरल बहुत बच्चे, जैसे डीयू एक ऐसा प्रेस्टिजियस कॉलेज है नो डाउट, तो उसमें जाने वालों के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई जाकर के पढ़ता है तो ऐसे कौन कौन से कंपनी में वो काम कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो? यहाँ तो मैं ऐसे आपको, पहले मैं कॉमर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या यहाँ पे स्कोप्स है और कैसे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन डिपेंड करता है कि कौन कैसे कैसे कॉलेज से आप कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस का भी यहाँ पे रैंकिंग है। अगर आप नॉर्थ कैंपस एक है और यहाँ पे साउथ कैंपस, ऐसे डी यू डिवाइडेड है। तो नॉर्थ कैंपस एक क्रीम कॉलेजेस का एक कैंपस है और साउथ में अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो नॉर्थ कैंपस का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो आप जब वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे हिंदू आ गया, उसमें हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन नाम सुना होगा आपने, एसआरसीसी, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी आता है। तो यहाँ पे आपको तो एक तो देश भर के सारे क्रीम बच्चे मिलेंगे, तो आपका एक्सपोजर अच्छा होगा। इसी कारण
कंपनियां भी जो है, जैसे मैं अपने टाइम का मुझे याद आ रहा है कि डेलॉयट और एक्सेंचर वगैरह कंपनियां ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। फिर उसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड डीयू का प्लेसमेंट सेल है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद उनका एक कॉलेजेस का अलग होता है प्लेसमेंट, और फिर सेकेंड ईयर के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाता है, और फिर एक सेंट्रलाइज उनका अलग होता है। लेकिन मोस्टली बच्चे चूज करते हैं कि आप हायर स्टडी करते हैं यहाँ पे। ये कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बच्चे होते हैं कि वो कंपनी के साथ जाके 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर अपना फर्दर स्टडी करते हैं, वो अपने अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से। मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा, कुछ बच्चे होते हैं, देखिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी की चीज़ है, तो अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं बट वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो जाकर खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं, तो क्या डीयू एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देता है जिसमें अगर कोई स्टार्टअप के साथ आना चाहता है तो वो कर सके? डीयू में अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ एक इनोवेशन सेंटर क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पे स्कोप सही है, अच्छे हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। बात थोड़ा नॉन टेक्निकल में यहाँ पे मेरे ख्याल से वो थोड़ा लैकिंग है यहाँ पे। ठीक सर, एक मिनट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि परफेक्ट स्टूडेंट कैसे बनूं क्लास में? सबसे पहले तो आप परफेक्शन का डेफिनेशन बताइए, आप किस पैरामीटर में आप रखते हैं। मेरे लिए परफेक्शन है कि मैं केवल पढ़ाई में नहीं, इवन स्पोर्ट्स में मैं रहूँ, आर्ट में रहूँ, केवल पढ़ाई में नहीं। तो आप अपना डेफिनेशन पहले सेट कीजिए, और जहाँ आप एक फोकस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी बनूँ, ये भी बनूँ, ये भी, सब में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आप एकेडमी में परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक जगह फोकस रखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कैसा अनुभव होगा अगर कोई स्टूडेंट उसमें एंटर करता है, और क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके स्कोप्स पता चलेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या क्या और हैं। जैसे मेरा पहले परसेप्शन था कि डीयू में जाके मुझे पढ़ाई करना है, यही होता होगा, लेकिन नहीं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर के यहाँ एक्टिविटीज़ काफ़ी होता है। ड्रामा की सोसाइटीज़ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। फिर यहाँ डिबेटिंग सोसाइटीज़ होते हैं, आप उसके मेंबर हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। अब यहाँ पे क्विज सोसाइटी है, यहाँ पे हिंदी के सोसाइटीज़ है। तो आप उसके अलावा किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसका एक्सपोजर आपको यहाँ मिलता है। फिर उसके अलावा आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते हैं दूसरे कॉलेजेस में जाना, फिर इंटर यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिप्रेजेंट करना, रिस्पेक्टिवली आप जिस जहाँ जहाँ आपके इंटरेस्ट हैं उस हिसाब से। तो ये सब काफ़ी एक अच्छा एक्सपोजर है। क्या स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है क्या, और डीयू में स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स के बारे में तो बिल्कुल कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के स्कूल्स में इसको नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि डीयू आने के बाद सबसे कमी ये खला था मुझे कि हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ पे लोग उसको इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं। तो शाम में भी सोचते हैं कि बच्चे बस बैठ के पढ़ें, कि नहीं। जैसे डीयू में क्या होता था कि यहाँ स्टेट खेले हुए, फिर बॉक्सिंग में कोई आ रहा है, कोई एथलीट आ रहा है, कोई फुटबॉल में आ रहा है, तो उन एक तो उनका कट ऑफ भी उनको कम आता है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा एक, यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो आप पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स और आर्ट को बिल्कुल फॉलो करें, यहाँ पे काफ़ी उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और इन जनरल वेलबींग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इवन मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के दिन भी सामने में क्रिकेट खेलने जाता था। हाँ, खेलना तो ज़रूरी है। मुझे भी याद है, मैं भी अपने बोर्ड्स के टाइम पे हर शाम में खेला करता था, कोई शाम छोड़ता नहीं था खेलना।
तो खेलना तो जरूरी है, वो बहुत जरूरी, हेल्प ही क्योंकि आप करेगा, खेलते हैं वो तो हेल्प ही फ्रेशनेस होता है करेगा। बहुत ज्यादा, हेल्प हाँ, करता है वो। तो वो माइंड में हो जाता है हम्म, कि टाइम बर्बाद होगा, लेकिन एफिशिएंसी और वो कितना एक थेरेपी मिलता है वो। एक बच्चे ने ये प्रश्न किया है कि अगर 10th क्लास में आपने साइंस ले लिया तो सिविल सर्विस के लिए सही रहेगा क्या? बिल्कुल। 10th में साइंस लिया, साइंस तो होता ही है। 12th वो पूछना चाह रहा है, 11th में ठीक आई ठीक। गेस। अगर आप 11th में साइंस लेते हैं तो सिविल सर्विसेज में ऐसे 42 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आपको एक कोर सब्जेक्ट लेना होता है कि आप किससे करना चाह रहे हैं। तो वो उसमें आप अपने साइंस की कोई भी, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं कर रहा हूँ तो कम एज ए कॉमर्स ले सकते हो, सब्जेक्ट लो, और उसके अलावा तो सारे कंपलसरी होते हैं। तो बिल्कुल आप कीजिए। ठीक है। तो मैं सभी को जो भी देख रहे हैं, अगर कुछ और प्रश्न है तो आप करें। हम लोग 5 मिनट का समय लेते हैं और क्वेश्चंस के लिए। बाकी मैं पहले बता दूं, इस शो पे ये पहले गेस्ट थे, अभी और भी गेस्ट आने बाकी हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हम लोग और गेस्ट को भी लाते रहेंगे। मैं एक प्रश्न आपसे ये करूंगा तब तक में, जब तक कि कोई नया प्रश्न आ जाए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि अगर आप अभी के जनरेशन को देखें और अपने जनरेशन को देखें तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी की अपॉर्चुनिटीज आपको अपने टाइम पे मिला होता तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते? हाँ, सुन के थोड़ा ये भी लगता है कि हाँ उम्र हो चुकी है, अब जनरेशन की हम बात करें, अभी जनरेशन गैप आ गया जनरेशन गैप तो हो गया भैया, कुछ साल में तो अब हम लोग भी बूढ़े होंगे। बिल्कुल। ये जब मैं फिफ्थ सिक्स या छोटे अपने से जूनियर्स को देखता हूँ तो होता है ना कि एक अपग्रेडेड वर्जन आया है, लेकिन विद सम बग्स नॉट टू माइंड। और ये बग्स ये है, तो जनरेशन का काम ही है कि हमेशा नेक्स्ट एक जो टीचर बोलते थे ना कि ये जो बैच है वो सबसे खराब आया, वो एक यूनिवर्सल लाइन है हाँ, कि ये ये तो बैच तो सबसे हर खराब हर आया। स्कूल में हर सेक्शन में ये लाइन है। हाँ, और ये सबसे झूठ लाइन है। हर बैच पिछले से ना अपग्रेडेड होता है। डेफिनेटली होता है। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आप में रखना है कि आप एक अपग्रेडेड वर्जन है। बस आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए और इस मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत लोग अभी टिकटॉक आप देखते होंगे, ऐसे एक वीडियो के बाद कैसे 1.5 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं वो आपको पता होगा, और वो फिर आपके रिजल्ट कैसे हैम्पर करेगा ये भी आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको। एक बच्चे ने ये पूछा है कि जॉब इंटरव्यूज वगैरह में बड़े कॉलेजेस के बच्चों को ही क्यों अच्छा पोस्ट पे रखा जाता है? उस समय मार्क्स क्यों नहीं पूछा जाता बोर्ड का? नहीं, वो अचानक से कोई कोई भी बड़े कॉलेजेस से उठा के बड़े पोस्ट पे नहीं डाल देते। एक सिस्टम के थ्रू वो फिल्टर होकर वहाँ बच्चे पहुँचे हैं, तो वहाँ से आपको इजी कम्युनिकेट करना। वो एक ऐसे कोशिश करवा के फिर आपको बच्चे नहीं आपका आवाज कट रहा समझ है। गए। बोलिए बोलिए। हेलो, कह रहे बोलिए। कि हर हर कंपनीज के अपने स्ट्रेटजी होते हैं कि वो एक फिल्टर करके बेस्ट कॉलेज से बेस्ट स्टूडेंट उठाए। और आप ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे यहाँ के आईएएस वगैरह बनते हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो आप मुजफ्फरपुर के कॉलेज से बनते हैं, पटना। मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे भैया के जो रूममेट थे, तो भैया को तो का बैंक में जॉब हो गया, लेकिन वो यूपीएससी का तैयारी करते थे, वो कंटिन्यू उन्होंने कंटिन्यू रखा। और वो पटना का कोई कॉलेज है वहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया, और उनका 2001 बैच में 49th रैंक आया था। और आज आज रंजीत कुमार नाम है उनका। तो आज वो बिहार के शिक्षा सचिव वगैरह ऐसा कुछ, एजुकेशन ही डिपार्टमेंट में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो बेस्ट कॉलेज से उठा के उनको बैठा दिया। वो एक जर्नी के थ्रू है। हाँ, एक प्रोसेस रहता है सब कुछ का। बिल्कुल।
ठीक है, तो मैं एक आखिरी सवाल पूछ करके होप सो इसे खत्म करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ये पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे क्या स्कोप हो जाता है। आप बता सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स कोई चुनता है तो उससे उसके क्या क्या स्कोप बनते हैं? बिल्कुल। अभी अभी जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मेरा वन ऑफ द, जैसे मैं कोई किसी को सजेस्ट करूँ तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें। इवन कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो और इजी हो जाता है इकोनॉमिक्स चूज करना। तो मेरा फ्रेंड है, उसका मैं बताता हूँ। उसने DU से इकोनॉमिक्स लिया था। फिर उसके बाद वो अपने कॉलेज का अ, उसने कॉलेज टॉप किया। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी एमिनेंट हायर स्टडीज़ के लिए माना जाता है। फिर उसने वहाँ 2 साल हायर स्टडी करके और एक्सिस बैंक में एज ए ऑडिटर उसने ज्वाइन किया था। जिस साल मेरा 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया, तो फिलहाल वो वहाँ पे कार्यरत है। तो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आपको इवन 15 लाख ऑन एवरेज, आपको अगर आप पैकेजेस के बारे में बात करेंगे तो एवरेज उसका 15 लाख है। और अगर एकेडमिकली बात की करें तो काफ़ी ही रिगरस और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसके आप रिसर्च में जाने के लिए या फिर स्टैटिस्टिक्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स इज वेरी 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 चलिए एक लास्ट सवाल, ठीक है, इसके बाद हम लोग अब एंड ही करेंगे। लगभग 1 घंटे हो गए हैं हमारे इस डिस्कशन के। तो एक लास्ट सवाल है, कहते हैं कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कंपटीशन करना चाहिए, या फिर हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं दैट कंपटीशन रखो, बट क्या ये सही है? देखिए, कंपटीशन रखिए, बिल्कुल रखिए। और कंपटीशन आपका परफॉर्मेंस जरूर इंक्रीज करेगा, बिल्कुल इंक्रीज करेगा, लेकिन उसको कभी हावी मत होने दीजिए खुद पे कि आप उसके कारण खुद में टूट गए। एक सेल्फ में भी कंपटीशन होता है, फिर दूसरे से कंपटीशन, एक इंटरनल कंपटीशन है, एक आपका एक्सटर्नल है। तो आप दोनों कीजिए, लेकिन बस हावी मत होने दीजिए। अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट नहीं आएगा। आप वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ओवर पावर नहीं करना है कंपटीशन। बी कंटेंट विथ योरसेल्फ। कुछ बच्चे ऐसा पूछे सर 2 घंटा डेली आप फ्री फायर खेल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप। मुझे तो नाम भी नहीं पता ये क्या है फ्री फायर, बट हाँ। नहीं, मुझे पता है। अच्छा, आप खेलो, मैं तो यही कहूंगा आप खेलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने सारे काम को करने के बाद खेलो। हाँ। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करो, जो भी करना है आप जिस तरीके अब से करना चाहते हो। अब तो और बच्चों को मौज आ गई है कि घर वाले भी दे रहे होंगे, ले मोबाइल पे पढ़ ले तू। अरे तो वो तो तो ऑनलाइन तो क्लासेस के उसका, नाम पे वीडियो गेम खेल देते हैं। हाँ, तो उसका ईमानदारी से फायदा उठाना है। खेलो बाबू, खेलना ठीक बात है, आप भी हाँ, दायरे में करोगे ना, कोई मना नहीं करेंगे। माँ बाप आपके दुश्मन थोड़े ना बाबू, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आपकी खुशी में उनका खुशी है, काम करके खेलो, उनको भी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। ठीक है, देखिए अभी ये पहला शो था तो इसमें हमारे यहाँ आए ड्यू से पढ़ करके ये कॉमर्स लेकर के पढ़े थे। नेक्स्ट शो जो होगा उसमें हम लोग नए गेस्ट को बुलाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की इच्छा है। मैं पूरे कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके अनुसार ही नेक्स्ट गेस्ट को बुलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो आप निराश मत होइए, हताश नहीं होइए। अगले शो में जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे गेस्ट आए जो आपके क्वेश्चन के आंसर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर आखिरी में कोई संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंटली सुनने के लिए सबको धन्यवाद। 1 घंटा आपका फ्री फायर मैंने डिस्टर्ब किया। देखिए, ऐसे कुछ हाई प्रोफाइल मैसेज नहीं है। बस खुद में ना ईमानदार रहिए। अब जो मेहनत कर रहे हैं, होता है ना, खुद में एक आदमी जब मेहनत नहीं करता है तो उसको पता होता है, वो गिल्ट में रहता है कि यार मैंने ये नहीं किया। ये फीलिंग नहीं आने देना है। आप मेहनत कीजिए और फिर आप मस्ती कीजिए। ना आपके घर वाले बोलने वाले हैं, ना आपको गिल्ट होने वाला है। तो बस ईमानदार बनिए खुद से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शो में मैं
अगले गेस्ट के साथ आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद।